स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के बारे में। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हर एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो अपने फेवर में कोर्ट के अंदर दलीलें पेश कर सके। सो कौन सी दलीलें एक्यूज्ड पेश करेगा और कौन से सेक्शन के अंदर पेश करेगा कोर्ट के अंदर, जिससे उसको यहाँ ना जाना पड़े, उन सारे सेक्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की, जो हमारे आईपीसी के चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 76 टू 106 के बीच में डिफाइंड है। इसका हिंदी में मतलब हम जाने तो हिंदी में इसका मतलब होता है सामान्य अपवाद, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, प्रिविलेज्ड एक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। ये कुछ टॉपिक्स है जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे। हम इस वीडियो के अंदर इनकैपेबिलिटी टू कमिट क्राइम, जो सेक्शन 82 टू 86 के बीच में डिफाइंड है, एक्ट डन विद और विदाउट कंसेंट जो 87 टू 92 के बीच में डिफाइंड है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ 93 के अंदर डिफाइंड है, एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट एंड ट्रिवियलिटी सेक्शन 95 के अंदर डिफाइंड है। ये कुछ टॉपिक्स है जिनके मीनिंग, एलिमेंट्स एंड केस लॉस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नाउ जनरल एक्सेप्शन के अगले सेगमेंट पे चलें तो अगला सेगमेंट बात करता है इनकैपेबिलिटी टू कमिट क्राइम, जो कि हमारा आईपीसी के सेक्शन 82 टू 86 के बीच में डिफाइंड है। इसका हिंदी में मतलब जाने तो हिंदी में इसका मतलब है अपराध करने में असमर्था। इसको हमने 3 पार्ट के अंदर डिफाइन किया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा एक्ट ऑफ ए चिल्ड्रन। इसके अंदर हमारे 2 सेक्शन है, सेक्शन 82 एंड 83। 82 हमारा बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मतलब वो सारे बच्चे जो 7 साल या उससे नीचे के हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो वो कौन से सेक्शन के तहत बचाव लेंगे, वो इस सेक्शन के तहत बचाव लेंगे। और ये सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child under a 7 year of age। तो ये सेक्शन 82 कहता है कि कोई बच्चा अगर वो 7 साल या उससे कम का है तो वो इस सेक्शन के तहत बचाव लेगा, और उसने कोई भी ऑफेंस किया हो उसके लिए उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा है 83 और ये सेक्शन भी बच्चों के ऑफेंस के ऊपर ही बात करता है। तो ये सेक्शन कह रहा है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये 7 साल या उससे ऊपर और 12 साल या उससे नीचे के बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि 7 साल एंड 12 years, इन दोनों के बीच के बच्चे अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो क्या वो लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए या लायबल नहीं होंगे उस ऑफेंस के लिए। वो कौन से सेक्शन के अंदर बताया है? वो सेक्शन 83 के तहत बताया है, और ये भी बताया है कि क्या उनको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under 12 years who has not attained sufficient maturity understanding to judge of the nature and the consequences of the conduct on that occasion। ये कह रहा है कि अगर इस एज ग्रुप के बच्चे कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनकी मेच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा कि जो ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है उसके बारे में उनको नॉलेज है, और क्या उन्हें इस बारे में पता है कि जो वो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी को हार्म हो सकता है। क्या वो उनकी इंटेंशन थी उस ऑफेंस को करने की? अगर उनकी इंटेंशन और नॉलेज कोर्ट में प्रूफ होती है तो उनके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चलेगा, और साबित होने के बाद उनको बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाएगा। अगर उनका नॉलेज और इंटेंशन उस ऑफेंस के प्रति साबित नहीं होता, प्रूफ नहीं होता, तो उनको सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी के तहत बचाव मिल जाएगा। इसको हम कुछ केस लॉस के तहत समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 83 एक्चुअली कह क्या रहा है। सबसे पहला केस लॉ है हमारा उल्ला महापात्र वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का। अब इसके अंदर है एक 12 साल का बच्चा था, अब वो एक वाई नाम के आदमी के पीछे भागा सिर्फ इसलिए कि इस वाई ने इस 12 साल के बच्चे के छोटे भाई एक्स के साथ कुछ ऐसा किया जो अनोइंग लगा इस 12 साल के बच्चे को। तो गुस्से में आकर गन लेके भागा कि आज तो तेरे को मार दूंगा, तूने मेरे भाई को परेशान कैसे किया। और एंड में आके इस 12 साल के बच्चे ने उस वाई आदमी के ऊपर 2 राउंड फायर किए, जिससे कि वाई की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो क्या ये 12 साल का लड़का जो है, तो क्या ये 12 साल का लड़का लायबल होगा मर्डर के लिए? बिल्कुल होगा। इसके अंदर सेकंड केस है मियां मिट्ठू केस। अब इसके अंदर एक 10 साल की बच्ची है, वो रोड पे जा रही थी, रोड पे उसको एक दुकान के सामने सडनली एक चमकता हुआ एक बटन सा मिलता है जो एक्चुअली सिल्वर का है, प्योर सिल्वर है। उसे नहीं पता कि वो किस चीज का है, क्या है। वो चमकता हुआ उसको देखा, वो अट्रैक्टिव लगा, उसने उठाया और घर को चली गई। अपनी मम्मी को दे दिया कि मम्मी ये देखो मेरे को आज ये सड़क पे मिला।
तो क्या ये 10 साल की बच्ची लायबल होगी? बिल्कुल लायबल नहीं होगी। क्यों नहीं? इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसको नॉलेज नहीं था कि जो वो बटन उठा रही है वो सिल्वर का है, अगर वो लेके जाएगी तो वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कर रही है, ऐसा उसके पास नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए वो लड़की, वो बच्ची लायबल नहीं होगी कंपनसेशन देने के लिए, या फिर लायबल नहीं होगी उस ऑफेंस के लिए। ठीक, इसका तीसरा केस लॉ देख लेते हैं, जो लास्ट केस लॉ है इसका, वो है मुस्मत अमोना केस। तो ये बहुत पुराना केस है। इसके अंदर एक 11 साल की लड़की थी, उसको उसकी मदर इन लॉ बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन ये 11 साल की बच्ची अपने मदर इन लॉ के कमरे में जाती है और चुपचाप अपनी मदर इन लॉ को मार देती है। तो ये 11 साल की बच्ची क्या लायबल होगी मर्डर के लिए? जी बिल्कुल लायबल होगी। नाउ एक ये छोटा सा चार्ट है कि अगर कोई 7 साल तक का बच्चा है तो उसको सेक्शन 82 के तहत बचाव मिलेगा और उसकी लायबिलिटी नहीं होगी कोई। अगर 7 साल से 12 साल के एज ग्रुप में है वो लड़का तो सेक्शन 83 के तहत बचाव मिलेगा, और बचाव तब मिलेगा जब उसकी अंडरस्टैंडिंग कंसीडर्ड नहीं होगी, मतलब जो उसने ऑफेंस किया है उसके बारे में उसको जानकारी है ही नहीं। अब 12 साल से 16 साल का कोई लड़का है तो उसको उसके ऑफेंस की अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, उसके ऊपर जेजे एक्ट के तहत यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चलेगा और उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। और अगर 16 साल या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर जनरल लॉ ही लगेगा और उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो आई होप सेक्शन 82 एंड 83 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। ना इसी के अब अपने पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 बात करता है एक्ट ऑफ अ अनसाउंड माइंड, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 84 के अंदर, जो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? ये सेक्शन कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज incapable of knowing that the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि एक पागल आदमी कर रहा है, जिसके पास ये समझ नहीं है कि जो वो काम कर रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है या फिर वो एक ऑफेंस है लॉ के अकॉर्डिंगली। इसको केस लॉ के तहत समझते हैं हम। तो एक मैनहट्टन का केस था जो एक लैंडमार्क जजमेंट भी था इसके अंदर इंसैनिटी को डिफाइन किया गया। इंसैनिटी को एक्चुअली 2 पार्ट में बांटा गया इस केस के बाद। इस केस में कहा गया एक तो होता है मेडिकल इंसैनिटी और एक है लीगल इंसैनिटी। तो ऑफेंस के वक्त उस व्यक्ति की जो ऑफेंस कर रहा है उसकी लीगल इंसैनिटी देखी जाएगी। अगर वो लीगली इंसेन है उस वक्त तो उसको इस सेक्शन के तहत बचाव मिलेगा, लेकिन अगर वो मेडिकली इंसेन है तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। तो मेडिकली इंसेन और लीगल इंसेन के बीच का फर्क क्या हुआ? मेडिकल इंसेन का मतलब, सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति है, वो अपने घर पे गया और अपनी वाइफ से बोला कि मुझे 1 गिलास ठंडा पानी दो। वाई ने पानी नहीं दिया, किसी काम में बिजी थी। एक्स गुस्सा हो गया और गुस्से में वाई को जान से मार दिया, और वाई की डेड बॉडी देखते ही एक्स पागल हो गया। तो एक्स विल बी फाउंड एज मेडिकल इंसेन, नॉट अ लीगल इंसेन। लेकिन सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति था, उसका एक दोस्त था वाई, दोनों एक साथ गेम खेल रहे थे कोई, और उस गेम के दौरान एक्स ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे अनफॉर्चुनेटली वाई की डेथ हो गई। यहाँ अनसाउंडनेस की वजह से एक्स ने वाई को मार दिया, और यहाँ पे ना उसकी कोई इंटेंशन थी ना उसको नॉलेज था कि उसके एक्ट से वाई की डेथ हो जाएगी। तो एक्स ने जब वाई को मारा तो एक्स क्या था उस वक्त वो पागल था, उस वक्त वो इंसेन था। तो यहाँ पे एक्स की लीगल इंसैनिटी मानी जाएगी और उसको सेक्शन 84 के तहत बचाव दे दिया जाएगा। लेकिन जो ये है जो बाद में पागल हुआ, जो बाद में इंसेन हुआ, उसकी मेडिकल इंसैनिटी मानी जाएगी और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा वहां से उसकी सजा कंटिन्यू हो जाएगी, और जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो जेल में बंद रहेगा। और यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत एक्यूज्ड पे ही होगा कि वो साबित करे कि वो उस वक्त इंसेन था जिस वक्त उसने वो ऑफेंस किया। ना इसके हम आखिरी पार्ट 3 पे चलते हैं, जो बात करता है इंटॉक्सिकेशन का। इंटॉक्सिकेशन अगेन 2 पार्ट में डिफाइंड है, एक तो है सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86। सेक्शन 85 कहता है नॉन वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन, मतलब अ स्टेट वेयर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन द एक्यूज्ड बिकम unable to understand that what he is going to do and what are its circumstances। तो सेक्शन 85 बात करता है नॉन वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन की, विच मीन्स इंटॉक्सिकेशन विदाउट हिज और हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हिज
विल, यानी जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति किसी को इंटॉक्सिकेट कराने की कोशिश करता है या इंटॉक्सिकेट करा देता है। तो मैंने पी नहीं है, मुझको पिलाई गई है, वो सेक्शन 85 है। एक्यूज अपने होशो आवाज में नहीं रहा और उस वक्त अगर उसने कोई एक्ट कर दिया तो वो बचाव कहाँ लेगा, वो सेक्शन 85 के तहत बचाव लेगा। और सेक्शन 86 बात करता है वॉलेंट्रीली, 2 घुट पिला दे साकिया, और इस चक्कर में इतना पी लिया है कि उसको अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और ऐसे में अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है तो भी वो इस सेक्शन के तहत बचाव ले सकता है। बट देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस। एक तो है इंटेंशन और दूसरा है नॉलेज। अगर इंटेंशन नहीं होगा तो शायद एक बारी को बच भी जाए, लेकिन अगर नॉलेज है उसको तो नहीं बचेगा। जैसे इंटेंशन, अब यहाँ पे एक केस लॉ है वासुदेव वर्सेस पेप्सू का। इसके अंदर एक फुल्ली ड्रंक व्यक्ति मैरिज के अंदर जाता है और मैरिज के अंदर डायरेक्ट डाइनिंग हॉल में चला गया जहाँ पे सब लोग खा रहे थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट था, तो एक लड़के को उसने बोला कि साइड हो जा, मैं बैठूंगा यहाँ। लड़के ने मना कर दिया। तो वहीं गुस्से में आकर उस ड्रंक आदमी ने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और उसके ऊपर 2-3 राउंड फायर कर दिए, जिससे कि उस लड़के की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या वो बचाव लेगा सेक्शन 86 के तहत कि भैया मैं तो ड्रंक था, मेरे को तो पता ही नहीं था? तो कोर्ट ने कहा कि भैया तुम ड्रंक थे, माना, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसका यूज अगर तुम करोगे तो सामने वाले की जान जा सकती है। तुम्हें ये पता था कि इस बंदूक को कैसे इस्तेमाल करना है और तुमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को सेक्शन 86 के तहत बचाव नहीं मिलेगा। इसी का एक केस लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, काफी बारी पूछा गया है। डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस लॉ था ये। डीपीपी मतलब डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे एक ड्रंक्ड मैन था, वो एक लड़की को जबरदस्ती रेलवे ट्रैक के पास लेकर गया टू कमिट अ रेप। तो वाइल डूइंग दैट हीनियस क्राइम वो लड़की चिल्ला रही थी। सो टू स्टॉप द स्क्रीमिंग ऑफ दैट गर्ल द एक्यूज्ड ट्राइड टू प्रेस द नेक ऑफ दैट गर्ल एंड इन द रिजल्ट that girl was died due to the pressing of neck by the accused with a high pressure। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को जो ड्रंक्ड था और लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसको सेक्शन 86 के तहत बचाव मिलेगा? बिल्कुल बचाव नहीं मिलेगा ना। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कई बारी। एक्ट डन विथ और विदाउट कंसेंट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 87 एंड 92। तो सबसे पहले 87 बात कर लेते हैं। तो ये जो कंसेंट है, कंसेंट आईपीसी के अंदर कंसेंट को जनरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 87 के अंदर। तो सेक्शन 87 कहता है एक्ट नॉट intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। सपोज कीजिए A और B ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। A ने B को बोला कि भाई मेरे को ना तुम्हारी एक किताब चाहिए, बहुत अच्छी है, मेरे को पढ़ने के लिए चाहिए। B ने बोला कि भाई ठीक है ले ले। A ने जैसे ही B की किताब ली और अपने घर को गया, B ने पीछे फोन कर दिया पुलिस को कि भैया मेरी किताब चोरी करके गया। तो A के पास क्या है? कंसेंट है, जो किसने दी है? उसके ही दोस्त B ने दी है। तो A अपना कौन से सेक्शन के तहत बचाव लेगा? A सेक्शन 87 के तहत बचाव लेगा अपना। नाउ इसी के अंदर सेक्शन 88 ये थोड़ा स्पेसिफाइड है। सेक्शन 88 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट। तो सेक्शन 88 कह रहा है कि अ पर्सन कौन? अ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इनमें से किसी ने कोई एक्ट किया जिसकी इंटेंशन नहीं थी टू कॉज डेथ और गुड फेथ में कर रहा था। गुड फेथ कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 52 विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन के साथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कंसेंट पर्सन। ए और बी, ए ने कोई एक्ट किया जिसमें उसका इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, और ए ने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया और बी के बेनिफिट के लिए किया, बट इन द रिजल्ट बी को इंजरी हुई है या फिर बी की डेथ हो गई है। तो वहां पे ये ए व्यक्ति सेक्शन 88 के तहत अपना डिफेंस लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस था, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट का। अब इसके अंदर डॉक्टर ने पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी करी नोज की। तो डॉक्टर अब पर्सन हो गया, जो उन्होंने एक्ट किया है वो कौन सा किया है? सर्जरी की है, जहां पे उनकी इंटेंशन नहीं थी टू कॉज डेथ। और डी ने यानी डॉक्टर ने पेशेंट की जो सर्जरी करी है वो इन अ गुड फेथ करी है, और किस लिए करी है? फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पेशेंट। बट इन अ रिजल्ट जो पेशेंट की नोज है उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ यानी कि पेशेंट को इंजरी हो गई।
तो डॉक्टर कौन से सेक्शन के तहत बचाव लेगा? इसी सेक्शन के तहत अपना डिफेंस लेगा। तो अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 92 जो बात करता है एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। जो सेक्शन 88 था उसके अंदर हमने क्या बात करी थी? उसमें बात करी थी एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विथ कंसेंट, और सेक्शन 92 क्या बात कर रहा है? विदाउट कंसेंट। तो इसके अंदर सेक्शन 92 क्या कहना चाह रहा है? इसके अंदर भी अ पर्सन मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर इन्होंने कोई एक्ट किया सेम नॉट हैविंग इंटेंशन टू कॉज डेथ, और जो किया है उसने एक्ट वो इन अ गुड फेथ में किया है फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, इन अ रिजल्ट उस व्यक्ति को इंजरी होती है या फिर डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने एक्ट किया है उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 92 के तहत। फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ है तिरंगी वर्सेस स्टेट का, उसके अंदर क्या था? ए और बी दोनों नेशनल पार्क गए थे घूमने के लिए। ए गाड़ी में बैठ गया, बी गाड़ी में बैठ नहीं जा रहा था कि बी को लायन ले जाने लगा। तो यहाँ पे बी ने अभी तक कहा नहीं ए को कि शूट दैट लायन अदरवाइज दिस लायन विल किल मी। बी के बोलने से पहले ही ए ने शूट किया, लेकिन लायन मोशन में था इसलिए जो बुलेट थी वो लायन को लगने की बजाय बी को लग गई, जिससे कि बी की मृत्यु हो गई। तो ए कौन? अ पर्सन, उसने एक्ट क्या किया है? एक राउंड फायर किया है। इंटेंशन क्या था उसका? डेथ करने का तो नहीं था, अपने दोस्त को बचाने का था। कैसे कर रहा था? इन गुड फेथ में कर रहा था, बी के लिए कर रहा था, बी के बेनिफिट के लिए कर रहा था, लेकिन बी ने अभी तक कंसेंट दी नहीं थी। ऐसे में बी को गोली लगी और बी उसी वक्त मर गया। तो ऐसे में ए को डिफेंस मिलेगा सेक्शन 92 के तहत। नाउ अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 89, इसी के तहत 89 बात करता है एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और अ इंसेन पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ अ गार्जियन। तो अभी 88 और 92 के अंदर क्या पढ़ा हमने? 88 के अंदर हमने पढ़ा कि एक्ट हो रहा है फॉर अ गुड फेथ हो रहा है विद अ कंसेंट ऑफ द पर्सन हो रहा है। 92 में हमने पढ़ा कि एक्ट हो रहा है विद अ गुड इन अ गुड फेथ हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हो रहा है, बट उसकी कंसेंट नहीं ली जा रही। 89 में हो रहा है एक्ट हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है, बट यहाँ पे बेनिफिट फॉर अ चाइल्ड हो रहा है और इंसेन पर्सन के लिए हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे एक पर्सन है, उसने कोई एक्ट किया जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं है डेथ करने की। कैसे कर रहा है? इन अ गुड फेथ कर रहा, फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड कौन? जिसकी एज 12 साल से कम हो या तो अनसाउंड माइंड। इन दोनों में से किसी के बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर रहा है जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं है डेथ करने की, और इन अ गुड फेथ कर रहा है और उनके गार्जियन से कंसेंट ली है। इन रिजल्ट उस व्यक्ति को इंजरी हो जाती है या फिर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ऐसे में इस व्यक्ति को जिसने एक्ट किया है उसको सेक्शन 89 के तहत बचाव मिलेगा। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 90 के बारे में, जो कि कंसेंट का एक रूल है। ये कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, कि ये बात कर रहा है कि जो कंसेंट दिया गया है सेक्शन 87, 88 और 89 के तहत वो फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन फियर और मिसकंसेप्शन। जहां तक बात करें अनसाउंड माइंड की, अगर कोई अनसाउंड माइंड कंसेंट देता है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, और अगर कोई चाइल्ड कंसेंट देता है तो उसकी भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इन दोनों के गार्जियन जब तक कंसेंट नहीं देंगे तब तक कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो सेक्शन 90 हमारा क्या बताता है? सेक्शन 90 बताता है कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, फियर या मिसकंसेप्शन के अंडर नहीं होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड और चाइल्ड, ये दो में से कोई भी व्यक्ति अगर कंसेंट देते हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी। ठीक ना, अब सेकंड रूल पे चलते हैं। जो कंसेंट का सेकंड रूल है वो है सेक्शन 91 के अंदर डिफाइन। ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉजेज। अभी कह रहा है कि कुछ कंसेंट ऐसे हैं जहां कंसेंट देने के बाद भी वो एक्ट ऑफेंस माने जाते हैं, जैसे कि बाइगैमी, मिसकैरेज, किडनैपिंग और रेप विद अ गर्ल ऑफ अ एज लेस देन 18 ईयर्स। ठीक, या फिर मर्डर। तो अगर किसी ने कंसेंट दी है कि भैया आओ मुझे मार लो, मेरा अब जीने का मन नहीं है, मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते, मार दीजिए, और सामने वाले व्यक्ति ने मार दिया, तो कंसेंट तो दी है ना कि भाई मेरे को मार दो, लेकिन वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। हालांकि वो मर्डर नहीं माना जाएगा लेकिन कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। ठीक, तो सेक्शन 87, 88 और 89 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज ऑफेंसेस व्हिच आर ऑफेंस इवन विद द कंसेंट। अगला
पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। ये हमारे सेक्शन 93 के अंदर डिफाइंड है, जिसका हिंदी में मतलब है सद्भाव में संचार। सेक्शन 93 सेज कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ। तो ये कहता है नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू अ पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। सपोज कीजिए एक एक्स डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आया वाई। जब एक्स ने वाई का इलाज किया तो एक्स को पता चला कि वाई तो 3-4 महीने से ज्यादा बचेगा ही नहीं। ऐसे में एक्स ने वाई से पूछा कि भैया कोई है तुम्हारे आसपास जान पहचान का? वाई ने कहा कि नहीं है, यहाँ तो नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक्स ने वाई को बताया कि अब तुम्हारे पास 3-4 महीने ही बचे हैं। ये सुनते ही वाई को हार्ट अटैक आया, वाई मर गया। तो क्या यहाँ पे एक्स लायबल होगा? बिल्कुल लायबल नहीं होगा। सेक्शन 93 के तहत उसको बचाव मिलेगा। लेकिन इसी को रिवर्स कर देते हैं। सपोज कीजिए एक्स ने वाई का इलाज किया और एक्स को पता चल गया कि वाई 3-4 महीने का ही मेहमान है, उसके बाद ये नहीं बचेगा किसी भी हालत में। और वाई के गार्जियंस, पेरेंट्स और फैमिली मेंबर सारे रूम के बाहर बैठे हैं। तो एक्स ने वाई के फैमिली मेंबर्स को ना बताकर डायरेक्ट वाई के पास चला गया और वाई को बोल रहा है भैया अब तुम 3-4 महीने के मेहमान हो, अब ज्यादा बचे नहीं है दिन तुम्हारे पास। यही सुनते ही वाई की डेथ हो गई। तो यहाँ पे भी क्या एक्स बचाव लेगा सेक्शन 93 के तहत? यहाँ पे एक्स ट्राई तो करेगा सेक्शन 93 के तहत बचाव लेने की, लेकिन एक्स को बचाव मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्स के पास ये ऑप्शन था कि वाई के जो फैमिली मेंबर्स बाहर बैठे हैं उनको बताए वो पहले कि वाई के पास इतना टाइम नहीं बचा है। नाउ अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड लास्ट टॉपिक की, जो बात करता है एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट। हिंदी में इसका मतलब जाने तो हिंदी में इसका मतलब है धमकी से मजबूर कार्य। ना ये टॉपिक सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइंड है, जिसका मतलब है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट which at the time of doing reasonably causes the apprehension that instant death। तो ये कह रहा है कि मर्डर के अलावा या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट हो और उसकी पनिशमेंट डेथ हो, इन दो सिचुएशन के अलावा कोई भी अगर आप एक्ट कर रहे हैं जो आईपीसी के तहत एक ऑफेंस माना जाता है और वो एक्ट करने के लिए आप मजबूर हैं बिकॉज ऑफ द एप्रीहेंशन ऑफ द इंस्टेंट डेथ, तो ऐसे में आप अपना बचाव इस सेक्शन के तहत ले सकते हैं। सो इट इज सेइंग दैट कि कोई एक व्यक्ति है ए, वो कोई एक्ट करता है एक्सेप्ट डेथ और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ठीक। और ये एक्ट जो किया है उसने डर के मारे किया है, और डर कैसा है? इंस्टेंट डेथ का डर है, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की। तो लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रिवियलिटी, जो कि सेक्शन 95 के अंदर डिफाइंड है। ये लास्ट सेक्शन है इस टॉपिक का, जो बात करता है एक्ट कॉजिंग अ स्लाइट हार्म। एक्चुअली ये प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो मैक्सिम है जो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम, तो इस मैक्सिम का मतलब है एक्ट कॉजिंग अ स्लाइट हार्म। अब ये सेक्शन 95 क्या कह रहा है? सेक्शन 95 कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person or ordinary sense and temper would complain of such harm। ये सेक्शन उन हार्म्स के बारे में बात करता है जो टेक्निकली या लॉ की भाषा में तो ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंसेस इतने छोटे माने गए हैं कि उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपने जिसके खिलाफ केस किया है उसको सेक्शन 95 के तहत बचाव मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल फोर्स, सपोज कीजिए आप क्राउडेड एरिया में हैं, पीछे से रश का प्रेशर आता है जिससे कि आपको धक्का लगता है और आप साइड में गिर जाते हैं। तो अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सर मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, और अगर आप ऐसा कहेंगे तो कोर्ट आपकी प्ली को रिजेक्ट कर देगा। सपोज कीजिए दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों क्लासरूम में बैठे हैं एंड ए इज मेकिंग फन ऑफ बी इन फ्रंट ऑफ क्लास। तो बी वहां पे गुस्सा होकर चला जाता है और
और ए के खिलाफ केस कर देता तो यहाँ पे कोर्ट बी की प्ली रिजेक्ट कर देगा और ए को सेक्शन 95 के तहत बचाव दे देगा। इन दो वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन 76 से सेक्शन 95 तक के बीच के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे सेक्शन 96 to 106 जो बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की।